नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं सत्ता का महासंग्राम। चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर के साथ हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव के नतीजे आने लगे हैं। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी गठबंधन 43 सीटों पर आगे है, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जम्मू कश्मीर में आगे चल रहे हैं। सांबा से बीजेपी के सुरजीत सिंह जीत गए हैं। बसोली सीट पर बीजेपी के दर्शन कुमार जीते हैं। हजरत बल से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नजीर अहमद खान ने जीत दर्ज कर ली है। विजयपुर सीट से बीजेपी के चंद्र प्रकाश की जीत हुई है। गुरेज से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नजीर अहमद खान जीते हैं। विजयपुर सीट से बीजेपी के चंद्र प्रकाश ने जीत दर्ज की है। उधमपुर ईस्ट से बीजेपी के रणवीर सिंह पठानिया जीते हैं। चुनाव से बड़ी खबर हम आपको अपडेट करा रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी के 39 सीटों पर आगे चल रही है। उनचास सीटों पर आगे चल रही है बीजेपी। माफ कीजिएगा, हरियाणा में बीजेपी 49 सीटों पर आगे चल रही है। कोन्हाना से कांग्रेस के मोहम्मद इलियास जीते हैं। चंडीगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली का बयान आया है सामने। देश की जनता बीजेपी की नीतियों और काम से संतुष्ट है, उसका प्रमाण विधानसभा चुनाव में जनता ने दे दिया है। हमें पूरा विश्वास है कि नतीजे ऐसे ही आने वाले हैं। रुझानों से मुझे लगता है कि 52 सीटें हम जीतेंगे। हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक होगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का यह बयान है। चुनाव के बाद जिस प्रकार का एग्जिट पोल के रुझान दिखाया था, तब भी मैंने सभी एजेंसियों का धन्यवाद किया था कि 2 दिन की खुशी कांग्रेस के नेताओं को मिली है। 10 वर्ष का वनवास अभी कांग्रेस का हुआ है और 2047 तक भारतीय जनता पार्टी का शासन रहना है। हरियाणा प्रदेश विकसित प्रदेश बनेगा, भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, तब तक इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने वाली है और इस देश की जनता भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, भारतीय जनता पार्टी के काम से संतुष्ट है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और उसका प्रमाण इस 2024 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा की जनता ने दिया है। स्पष्ट बहुमत की सरकार तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। और जिस प्रकार के रुझान भी आए हैं, रुझानों पर विश्वास करते हुए हमें पूर्ण विश्वास है कि ये रिजल्ट इसी प्रकार का रहने वाला है। चुनाव के बाद तो रुझानों को किस तरह से फैल कर दिया है इस बार हरियाणा और जम्मू कश्मीर में। और अब हम आपको सुनवाते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कह रहे हैं। मोहन यादव ने भी हरियाणा चुनाव नतीजों पर बयान जारी किया है। उन्होंने कहा ये पीएम मोदी की कार्यपद्धति का असर पड़ा है दोनों विधानसभा चुनाव में। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यपद्धति का असर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कह रहे हैं। सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को बधाई दी है उन्होंने कहा मैंने खुद भी वहां का दौरा किया था। असल में ये चुनाव कांग्रेस का नहीं था, बल्कि राहुल गांधी के फेल होने का था। चलिए क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। जैसे कि हमको उम्मीद थी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की पिछले 10 वर्ष की सरकार ने जो काम किया, यशस्वी प्रधानमंत्री के कार्य पद्धति का जो असर पड़ा है, और यही कारण है कि हरियाणा तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मेरी अपनी ओर से हमारे हरियाणा के सभी भाजपा के नेताओं को, पदाधिकारियों को, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, उनके सभी मंत्री और
सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को मैं बधाई देने जा रहा हूं जो निर्वाचन की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं जैसे मैंने स्वयं ने दौरा भी किया और मैं उस समय निश्चित रूप से जो बोला था कि ये असली में चुनाव कांग्रेस का नहीं था, ये राहुल गांधी के फेल होने का चुनाव था। राहुल गांधी एक बार, दो बार, तीन बार जिस प्रकार से वो अपनी कार्यपद्धति लेके चलते हैं उसके बलबूते पर जनता उसको बहुत अच्छे से जानती है और भारतीय जनता पार्टी ने विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाया है। किसी के बारे में हल्का बोलना नहीं, अपने काम को लेके आगे चलना। माननीय मनोहर लाल जी खट्टर ने भी यही लाइन रखी थी, नायब सिंह सैनी जी ने भी रखी है और यही लाइन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने सबने डिजाइन की है कि हम सब मिलकर विकास की बात करते हैं और विकास की बात जनता पसंद करती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर कमल खिलने जा रहा है। जैसा कि हमको तो मोहन यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस का नहीं, राहुल गांधी के फेल होने का चुनाव है। जनता विकास को पसंद करती है, ओछी बातों को पसंद नहीं करती। तमाम एग्जिट पोलों को धता बता दिया है और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर और हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा। प्रकाश जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। एग्जिट पोल हम देख रहे हैं लगातार कि हरियाणा में हैट्रिक से चूक जाएगी बीजेपी, ये बताया जा रहा है तमाम एग्जिट पोल में। एक ने भी नहीं कहा कि सरकार बना रही है, हैट्रिक लगा रही है, लेकिन एग्जिट पोल फेल हो गए हैं। हरियाणा से शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर में भी लगभग एग्जिट पोल जो कह रहे थे उससे विपरीत नतीजे दिख रहे हैं, लेकिन जब हरियाणा में ऐसा क्या चमत्कार हो गया है? तमाम बातें कही जा रही थी कि किसान आंदोलन है, जो खिलाड़ियों की बात है और जो अग्निवीर योजना की एक बात की जा रही थी। हालांकि बीच में बयान आया था अमित शाह का उस योजना को लेकर कि हम सबको नौकरी देंगे, ये बड़े फैक्टर बताए जा रहे थे, लेकिन तमाम चीज़ें, माहौल और सब कुछ ताड़ नहीं पाए एग्जिट पोल करने वाले। देखिए ब्रजेश, हरियाणा एक छोटा राज्य है, 90 सीटें हैं और मुझे लगता है कि जो एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ होती है वो वोकल होती है, लेकिन जब एक लंबे समय तक सरकार इस्टेब्लिश रहती तो उसका जो समर्थक तबका होता है वो आमतौर पे चुप रहता है। तो हरियाणा में मुझे ऐसा ही होता हुआ दिख रहा। दूसरी बात कि जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें हरियाणा में बीजेपी ने 5 सीटें जीती थी, कांग्रेस ने 5 सीटें जीती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र में कमज़ोर हुए, तो मुझे लगता है कि हरियाणा के मतदाताओं को ये भी लगा होगा कि यदि हरियाणा में बीजेपी चुनाव हारती है तो उसका भी नरेंद्र मोदी की सेहत पे खराब फर्क पड़ेगा। तो शायद वो जो गलती उन्होंने उस समय की थी, आप इस बात पे गौर करें कि पिछले 3 चुनावों से बीजेपी हरियाणा में सरकार बना रही है, लेकिन बीजेपी की सबसे बड़ी जीत तीसरी बार में हो रही है। तो ये क्या प्रो इनकम्बेंसी कहलाएगी? पिछली बार तो मतलब गठबंधन सहयोगी के दम पर आपने सरकार बनाई थी, तो क्या ये क्या प्रो इनकम्बेंसी कहलाएगी? तो ऐसी बात नहीं कि ये प्रो इनकम्बेंसी है। निश्चित तौर के इसके पीछे मोदी वहाँ पे इस बार साक्षात फैक्टर नहीं थे, लेकिन पीछे एक फैक्टर बहुत बड़ा मोदी थे और मुझे लगता है कि एक कारण उसका ये भी हो सकता है। दूसरी बात कि बाकी जितनी भी बातें हमने सुनी, एक आप जो एंटी इनकम्बेंसी का एक बहुत बड़ा कारण आप मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी मान सकते थे, जो पहले यहाँ के मुख्यमंत्री थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी ने उन्हें हटाया और उसके बाद मुझे लगता है कि वहाँ के माहौल में सुधार किया बीजेपी ने। तो बीजेपी को इस चुनाव के नतीजों से एक सबक सीखना पड़ेगा, वो ये है कि आपको राज्यों में नेतृत्व को मजबूत करना पड़ेगा। आप जब नेतृत्व को थोपते हो तो वो आपको निश्चित तौर पे एक अलग तरह का बिहेवियर करता हुआ नजर आता है। आरएसएस के संगठन महामंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर और मोदी के बहुत नज़दीक थे। मोदी भी आरएसएस के प्रचारक रहे, ये भी आरएसएस के प्रचारक रहे, लेकिन लोकतंत्र में जनता लोकप्रिय नेताओं को पसंद करती है और आरएसएस में काम करने की शैली एक अलग तरीका रखती है, जहाँ पे संगठन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वहाँ के कामकाज का तरीका अलग है, लेकिन जनता के बीच जब आप काम करते हो तो आपके कामकाज का तरीका बदलना चाहिए। तो जिन संघ से जो लोग बीजेपी में शीर्ष पदों पे पहुँचे और जिन्होंने अपने व्यवहार को बदल लिया वो तो सक्सेस है, लेकिन जो लोग अपने आप को नहीं बदल पाए संघ से बीजेपी में आके, वो बीजेपी में सबसे ज़्यादा फेल्यूर हुए और उसका कारण आप एक मनोहर लाल खट्टर का भी उदाहरण देख सकते हैं। दूसरा, एक झारखंड में मुख्यमंत्री थे रघुवीर दास, उनका भी उदाहरण देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो बीजेपी ने परिवर्तन किया एक हरियाणा में बिल्कुल समय से, और दूसरी बात जो नए मुख्यमंत्री आए हैं नायब सिंह सैनी, तो इनके बारे में जो है कि लोगों की सुनते हैं, कार्यकर्ताओं की सुनते हैं, लोगों से बिहेवियर इनका एक अलग तरह का है। तो जो लोकप्रियता का जो पैमाना है, नेतृत्व का जो स्वाभाविक गुण है, वो नायब सिंह सैनी में नज़र आता है।
तो मुझे लगता है कि जनता ने जो बीजेपी ने परिवर्तन किया उसको जनता ने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जो मुखर विरोध था वो आप कह सकते हैं जाटलैंड में था, किसानों में नाराज़गी थी या पहलवानों वाला मैटर था, तो वो अगर कहीं काम किया भी तो इतना काम नहीं कर पाया कि बीजेपी को हरा दे, या दूसरा फिर कि कांग्रेस खुद ही मुद्दों की समझ नहीं रख पाई और बहुत अति उत्साह में उसने चुनाव लड़ा। तो मुझे लगता है उसका खामियाजा भी कांग्रेस के खाते में गया है और बीजेपी को उसका फ़ायदा मिला है। आपने दो चीज़ें कही हैं, एक तो सही मुद्दों को कांग्रेस नहीं रख पाई, लेकिन मेरा एक सवाल ये है, जो आपने कहा है कि केंद्रीय नेतृत्व को ये देखना पड़ेगा कि जो लोकप्रिय नेता हैं उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा, कि हरियाणा चुनाव के जो परिणाम आए हैं उसके बाद आपको पूरे देश की राजनीति में कुछ बदलाव, कांग्रेस से हटकर हम बीजेपी की बात करें, बीजेपी की कार्यशैली में कुछ बदलाव देखेंगे आप? देखिए, अगर बीजेपी की कार्यशैली में बदलाव तो आया है, ब्रजेश, लोकसभा चुनाव के बाद ही आया है, नरेंद्र मोदी की कार्यशैली में भी आया है, अमित शाह की कार्यशैली में भी आया है। हम देख रहे हैं कि हरियाणा में जिस तरह से टिकट बांटे गए तो कई सारे नेताओं के बेटों को, बच्चों को टिकट दिया गया। ये वहाँ की वास्तविकता थी, वो लोग चुनाव जीत रहे हैं। तो इससे आप अंदाज लगा सकते, पहले आप एकदम बिल्कुल कि किसी नेता को टिकट नहीं देंगे, परिवारवाद की बात करते थे, लेकिन जिनकी जड़ें गहरी है परिवारवाद में उन्हें आप नकार नहीं सकते। वो आपकी उससे नहीं होगा। जिसकी जनता में है वो एक ही परिवार के 4 लोग भी हो सकते हैं और 2 लोग भी हो सकते हैं। और अगर आप जनता के बीच में आपके परिवार की लोकप्रियता नहीं है और आप फिर भी टिकट दे दोगे तो वो लोग चुनाव हार जाते हैं, बहुत स्वाभाविक सी बात है। तो उसका जो गलत मतलब निकाला गया था बीजेपी में, तो मुझे लगता है कि उसको हरियाणा में सुधारा। आगे बीजेपी अपने आप में अभी और सुधार कर सकती। महाराष्ट्र और झारखंड 2 महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव है और इन दोनों राज्यों में भी बीजेपी की चुनौती बहुत बड़ी है। अगर आज जो चुनाव हुए, जो 2 नतीजे आए, तो इसमें जम्मू कश्मीर का नतीजा बीजेपी को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं डालता, क्योंकि बीजेपी की स्थिति में वहाँ कोई बदलाव नहीं है। बीजेपी जम्मू में पिछली बार 25 सीटें जीती थी, इस बार 28 सीटें जीती है। कश्मीर में उसका तब भी खाता नहीं खुला था, अब भी खाता नहीं खुला है, तो वो एक अलग मैटर है। और वहाँ की जो परिस्थितियाँ, राजनीतिक परिस्थितियाँ, वो बहुत अलग है। दूसरी बात है कि हरियाणा के अंदर जो है वो आप देख सकते हैं कि हरियाणा की स्थिति बिल्कुल उत्तर भारत में समान है। तो आप उत्तर भारत या इंडी बेल्ट कह सकते हैं। तो पश्चिम में आपको महाराष्ट्र के अंदर बहुत बड़ा इलेक्शन फेस करना है और वहाँ पे भी आपको कई सारी व्यवहारिकताओं के साथ चुनाव लड़ना पड़ेगा। बनी बात ये कि आप अगर किसी चीज़ को थोप दोगे तो वहाँ पे आपको नुकसान होगा। तो बीजेपी अगर ये सबक लेती है तो बीजेपी के लिए 2029 भी संभावनाओं वाला साल हो सकता है। तो आप मान ही रहे हैं कि सबक तो ले लिया लोकसभा चुनाव के बाद और उसका परिणाम भी हम देख रहे हैं। लेकिन मनोज जी, कांग्रेस कहाँ चूक कर गई? जिस तरह का माहौल था, जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी की बात की जा रही थी, बीजेपी के नेता आखिरी समय में भी एकदम कांग्रेस के पाले में जाकर बैठ गए थे, तो क्या वो चूक कर गई? और बीजेपी कहाँ वो सावधानियां जो प्रकाश जी ने बताई हैं, लेकिन कांग्रेस कहाँ चूक कर गई? ओवर कॉन्फिडेंस में रही? देखिए, जो प्रकाश जी ने कहा, थोड़ा मैं उसको आगे बढ़ाता हूँ। जो आपने चूक की बात की है, तो कांग्रेस ने, मुझे लगता है बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट को समझ लिया पूरी पहलवान बिरादरी नाराज है। सिंगू बॉर्डर पे जो 200-500 किसान 1 साल से बैठे, उनको पूरा किसान उन्होंने मान लिया कि ये पूरे किसान है हरियाणा के। और ऐसे उन्होंने महिला के बारे में सोच लिया कि ये पूरी महिला है। जो टिकट वितरण है कि अगर 75 टिकटें भूपेंद्र हुड्डा के कहने पर बांटी गई, लेकिन शैलजा को आपने नाराज किया, जो 30 सीटों पर आपका प्रभाव रखती थी, आपने उनको इग्नोर किया। आप अरविंद केजरीवाल के साथ गठबंधन कर सकते थे, क्योंकि अभी जो हम रिफ्लेक्ट देख रहे हैं ये, इसमें से लगभग 35 सीटें ऐसी हैं जिसमें हार जीत का अंतर 1000 से लेकर 3000 के बीच में है, जो कोई भी जीत हार सकता है। तो ऐसे में अगर 2% वोट शेयर, लगभग 1.5% वोट शेयर अरविंद केजरीवाल ले गए हैं। तीसरा, ये चुनाव इसलिए भी दिलचस्प है कि जब नरेंद्र मोदी ने केवल 4 सभाएं की और एक भी रोड शो नहीं किया, तो ये माना गया कि बीजेपी ने हार स्वीकार कर ली, इसलिए नरेंद्र मोदी उतरे नहीं है। फिर नायब सैनी ने ऐसा क्या चमत्कार कर दिया 6 महीने में, क्योंकि इसके बाद 2 महीने 3 महीने तो उसमें निकल गया आचार संहिता लोकसभा की, तो वो तो जनता के बीच भी नहीं जा पाए। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रकाश जी ने कहा कि जो साइलेंट वोटर है, कि कांग्रेस इस उम्मीद में थी कि जो उनका जाट वोट है, मुस्लिम वोट है और जो दलित वोट है, जो लोकसभा में उनके साथ गया वो उनके साथ रहेगा, तो उन 50-50% का विनिंग कॉम्बिनेशन बन जाएगा। लेकिन उसी जाटलैंड में आप देखिए, कांग्रेस ने 25 सीटें दी जाटों को और बीजेपी ने 19 सीटें दी हैं। लेकिन उसी जाटलैंड में जहाँ कांग्रेस को उम्मीद थी, वहाँ बीजेपी 6 से 7 सीटें जीत रही है। अहिरवाल का वो इलाका जो बीजेपी का वोट बैंक माना जाता था, जहाँ बीजेपी अच्छा कर रही, 21 सीटें जीत रही है 28 में से।
जो जीटी रोड वाला इलाका माना जाता है शहरी क्षेत्र, जहाँ पे विस्थापित पंजाबी हैं, ओबीसी है, अन्य हैं, तो जो ओबीसी और अन्य तबका है वो बीजेपी के साथ और पहले से ज़्यादा जुड़ा, स्वर्ण वोट जुटे। और जो कांग्रेस ने अपना जाटों का आधार गंवाया है, और एक जो ये मैसेज गया कि हमने कई बार देखा है कि मध्य प्रदेश में आप देखिए कांग्रेस, पूरे सब लोग कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। छत्तीसगढ़ की आप हालत देखिए, और जो तीसरी बार में आप देखिए कि बीजेपी जब मोदी पीक पर थे 2014 में, और उन्होंने अकेले के दम पर बीजेपी की सरकार बनाई थी, तब बीजेपी 47 सीटें जीती थी हरियाणा में। दूसरी बार में 40 पर चिपट गई। और आप देखिए जितने परिवार थे, 3 मूल परिवार में 4, हुड्डा को अगर छोड़ दें तो बंसीलाल, भजनलाल, देवीलाल, उन तीनों परिवारों का हाल देखिए। जो बीजेपी के साथ आए, जेजेपी ने छोड़ा देवीलाल के परिवार से, तो आप देखिए दुष्यंत चौटाला जो मुख्यमंत्री थे कुछ महीने पहले तक, वो 6ठे नंबर पर चल रहे हैं, 2222 वोट उनको अभी तक मिला है। आप देखिए श्रुति चौधरी, जो किरण चौधरी बंसीलाल की बहू है, उनकी पोती है, वो बीजेपी में आगे चल रही है। भव्य विश्नोई जो कांग्रेस के परिवार से आते हैं, लेकिन वो बीजेपी में आके वो आदमपुर सीट से आगे चल रहे हैं। तो जो परिवारवाद की राजनीति को भी हरियाणा ने नकार दिया। हुड्डा देख लीजिए, दीपेंद्र हुड्डा सांसद बन गए थे, भूपेंद्र हुड्डा सबसे ज़्यादा वोटों से आगे चल रहा है, लेकिन बाकी के लोगों ने हरा दिया, एक तरह से कह सकते हैं। तो ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है, बीजेपी के नज़रिए से परिवारवाद की राजनीति जो बीजेपी बार बार कहती थी, और जिसके सहारे पिछली सरकार बनी थी 10 सीटें क्योंकि जेजेपी ने जीती थी, उनका खाता नहीं खुल रहा है। चौटाला की पार्टी को बसपा के गठबंधन के बाद अब मुश्किल 1 सीट मिल रही है। आम आदमी पार्टी को भी हरियाणा की जनता ने उसकी औकात बता दी है, क्योंकि वो पिछले चुनाव में भी उनको लगा था सरकार बना लेंगे, क्योंकि केजरीवाल खुद हरियाणा से आते हैं, लेकिन इस बार उनका खाता तो दूर, कोई एक जगह उनकी पार्टी का उम्मीदवार दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पर भी नहीं है। लेकिन वो बड़ा एक फैक्टर भी हो सकता है। लेकिन ब्रजेश, अगर आम आदमी पार्टी को कांग्रेस साथ के चुनाव लड़ती, हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, मुश्किल होती, तो निश्चित तौर पे ये बीजेपी के लिए थोड़ा कठिन होता। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर वो साथ लड़ लेते, अगर साथ होते, बिल्कुल, क्योंकि वो वोट शेयर उनका, क्योंकि बीजेपी से वोट शेयर अभी भी कांग्रेस का ज्यादा, 1% के आसपास। शुरुआत में जब था वो 4% का। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर ज्यादा था, हाँ, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर ज्यादा है। सीटें उल्टी दिख रही उल्टी हो गई है, सीटें उल्टी दिख रही हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी सुनवा देते हैं पूर्व मंत्री अनिल विज, जो खुद उम्मीदवार हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं, जो नतीजे आए उनको लेकर। ज्यादा उछल रही है, और जैसे जैसे गिनती आगे बढ़ती जा रही है, उछल कूद भी कम होती जा रही है। तो देखते हैं क्या होगा यार, जनता का फैसला है, जनता का फैसला मुझे तो लगता है ठीक है। पहलवानों की नाराजगी वगैरह किसी एक अद्धे हल्के पर उसका असर हो सकता है, सारे हरियाणा में उसका असर नहीं है। कांग्रेस को हर चीज़ को बुलाने की कोशिश करती है, कांग्रेस करती है नफरत की राजनीति। तो वो मोहब्बत की दुकान से नफरत का सामान बेचती है, कांग्रेस मोहब्बत की दुकान से नफरत का सामान बेचती है, इसलिए वो इस प्रकार के करते हैं। ठीक है, नाराजगी होगी, किसी की होगी, और उसका कहीं ना कहीं 1-2 हल्के पर फर्क भी होगा, और उससे सारे चुनाव में फर्क पड़ गया, ऐसा मैं नहीं। तो अनिल विज कह रहे हैं कि कांग्रेस नफरत की दुकान से, मोहब्बत की दुकान से नफरत का सामान बेचती है, और जनता ने आईना दिखा दिया। तो उनकी ये वही अनिल विज है, ब्रजेश जी, वही अनिल विज है जो कि कह रहे थे कि मुख्यमंत्री का मैं भी दावेदार हूँ, और हालांकि 8 राउंड तक पीछे चल रहे थे वो, अब वो आगे हो गए। उनका ये कहना था कि हर चुनाव में वो पीछे चलते हैं और उसके बाद चुनाव आगे हो जाते हैं। तो कुछ में जैसे कुछ सीटें ऐसी होती है ना मनोज जी, कि जिस बेल्ट से शुरुआत होती है वहाँ पे, हाँ, बिल्कुल। अब एक चीज पे आप और गौर करिए हरियाणा के चुनाव में, कि वहाँ पे जितनी भी मुस्लिम बहुल सीटें हैं, वहाँ पे कांग्रेस के उम्मीदवार बहुत लार्ज मार्जिन से चुनाव जीते। 40-50 हजार वोटों के अंतर से। इसका मतलब ये है इसका मतलब ये है कि जो मुस्लिम वोटर कभी कांग्रेस से दूर हो गया था, वो पूरे देश में कांग्रेस की तरफ लौट रहा है, और उसको लग रहा है कि अब छोटी पार्टियों को वो उन्होंने सब क्षेत्रीय पार्टियों के साथ रह के देख लिया, और उसके बावजूद न तो आज की तारीख में कांग्रेस में उनकी कोई बहुत ज़्यादा पुछ परख है, न किसी दूसरी पार्टी में। मुस्लिम राजनीति हाशिए पे जरूर है, लेकिन अब मुसलमान वापस कांग्रेस की तरफ लौट रहे हैं, यहाँ पे भी नजर आ रहा है। और लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा था ब्रजेश कि मुस्लिम बहुल सीटों पे कांग्रेस के उम्मीदवारों ने अच्छी जीत हासिल की थी, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे जहाँ भी हो, तो यहाँ भी ऐसा नजर आ रहा है।
तो ये ये भी क्षेत्रीय एक बड़ा दलों के लिए राजनीतिक खतरा नहीं महसूस परिवर्तन है। करते आप, यदि जो मुस्लिम वोटर जिनकी वजह से चाहे समाजवादी पार्टी हो या हम बसपा में भी जब मुसलमानों ने साथ दिया तो वो बनी, अन्य क्षेत्रीय दल चाहे पश्चिम बंगाल चले जाए हम, यदि ये कांग्रेस की तरफ लौटता है, बाकी क्षेत्रीय दलों को भी खतरा पश्चिम है। बंगाल को छोड़ दीजिए, पश्चिम बंगाल अपवाद है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस से बहुत ऊपर है बिल्कुल। लेकिन बाकी जगह क्षेत्रीय पार्टियां अब कांग्रेस से वो एक अगर जाता रणनीतिक है वोटिंग की उनको समझ में आ गया कि कि ये दल मतलब यहाँ मजबूत है, उसके स्थायी साथ वो तौर जा पे रहे अगर हैं। कोई लड़ सकता है बीजेपी से तो वो कांग्रेस ही लड़ सकती तो है। ये तो बीजेपी के लिए फायदेमंद हुआ। हाँ, ये एक अलग मैटर है कि वो फायदेमंद है, लेकिन ये देश के नुकसानदायक लिए है। फायदेमंद लेकिन है। ये मुस्लिम क्षेत्रीय दलों राजनीति से के अगर- लिए देखिए कि वो मुस्लिम राजनीति भी किस, जो मुस्लिम मतदाता है वो भी किस व्यू में फंसा हुआ है कि वो कांग्रेस के साथ जा रहा है, तो भी कांग्रेस आज की तारीख में उसका खुल के वो नहीं कर रही है जो आरोप कांग्रेस पे लगता था तुष्टीकरण का। अब कांग्रेस जो गेम खेल रही है वो संविधान का, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स उनको, लेकिन आप देखेंगे कि जो शेड्यूल ट्राइब्स है वो भी पूरे देश में बीजेपी के साथ चला गया। आप देखेंगे, आप उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जहाँ जहाँ भी ट्राइबल स्टेट है, आप आंध्र प्रदेश में भी देख लीजिए, तो वो सब एंटी कांग्रेस चले गए। शेड्यूल कास्ट तो पूरे देश के अंदर, आपने उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण है, लेकिन हम मध्य प्रदेश में देखते हैं तो मध्य प्रदेश में शेड्यूल कास्ट बीजेपी के साथ है, अदर्स स्टेट में भी है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को जो उत्साह पैदा हुआ था लोकसभा चुनाव का, उसे अपने आत्ममंथन में बदलना था, लेकिन वो इतने उत्साहित हैं, उन्हें लग रहा है कि वो चुनाव ही जीत गए। तो मुझे लगता है कि ऐसे झटके उन्हें स्वाभाविक तौर पर और एक और लगेंगे। चीज है प्रकाश जी, चुनाव में हम देख रहे हैं कि एक बड़ी रणनीतिक टेक्निक अपनाई बीजेपी ने कि सावित्री जिंदल ने बगावत की, लेकिन एंड टाइम पर उनको लगा कि जीत सकती है, तो बीजेपी ने उनका समर्थन कर दिया। गोपाल कांडा का बीजेपी ने अपना उम्मीदवार हटा लिया। हमने देखा नूह दंगे के आरोपी जो आपने जिक्र किया, पोलराइजेशन, क्योंकि जो मेवात का इलाका है वो वहाँ ज़्यादा प्रभाव, तो उन्होंने बजरंगी जो नूह दंगे का आरोपी था उसको उन्होंने अपना समर्थन कर दिया था बीजेपी ने। उसका फायदा भी होता नजर आ रहा है। हाँ, निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि वो सारे मोर्चों पे काम किया बीजेपी में, जहाँ कमजोर थी, जहाँ लगता था कि दूसरा जीत देखिए सकता है। बीजेपी अगर झटका खाती तो संभल सकती है। बीजेपी उत्साह में भी बहुत ज़्यादा नहीं आएगी, बीजेपी निराश भी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि उनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इतना मजबूत है, कार्यकर्ता इतने उनके पास है समर्पित। हालांकि उन्होंने सबके लिए दरवाजे खोल रखे हैं और ढेर सारी भीड़ का बीजेपी में चली आ रही है, तो बीजेपी को आगे चल के इस पर भी आत्ममंथन करना पड़ेगा कि क्या उनका ये रास्ता सही है या वो अपने रास्ते से भटक चुके हैं। क्योंकि आजकल 2-4 चीज़ों की बात बीजेपी नहीं करती है। जब हम पहले, आज से 10 साल पहले की बीजेपी की बात करते थे तो वो सत्ता में सुशासन की बात करती थी और राजनीति के अंदर भी वो शुचिता की बात करते थे। आजकल ये शुचिता और सुशासन सब गायब हो गया। आजकल बीजेपी के लिए शासन मस्ट नेसेसरी है। उनको लगा कि बाकी सारी पार्टियां यही करती हैं तो हमें भी यही अगर करना चाहिए, इसी रास्ते पे चलना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है बीजेपी के लिए वो रास्ता ठीक नहीं है, क्योंकि आप जो वैकल्पिक राजनीति जो लोग बीजेपी में देखते थे, बीजेपी के नेतृत्व में देखते थे, वो खत्म हो चुका है। अब आज की तारीख में बीजेपी और कांग्रेस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अब तो बीजेपी में ही कांग्रेस के बहुत सारे लोग आ गए। आ गए, लेकिन जो हाँ, आपने सब- एक बात कही है प्रकाश जी कि मुस्लिम वोटर एक मुश्त कांग्रेस के पाले में आ रहा है, तो एक महाराष्ट्र में इसका बड़ा असर देखने को हमको मिल सकता है, क्योंकि देखिए शिवसेना और जो कांग्रेस दिखा तमाम लोगों का राजेश गठबंधन है। दिखा, शिवसेना को मुसलमानों ने वोट दिए बम्बई में। जी, जो आमतौर पे शिवसेना मुस्लिमों की विरोधी मानी जाती है, वो बीजेपी से बड़ी घोषित तौर पे, बीजेपी तो कभी नहीं कहती है, लेकिन हम मुसलमान ऐसा मानते हैं और बीजेपी की हिंदुत्व की पॉलिटिक्स के कारण उनका भरोसा बीजेपी में नहीं है। लेकिन शासन सत्ता में तो कोई भेदभाव मुसलमानों के साथ नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि हमने बम्बई में देखा कि मुस्लिम वोट शिवसेना को बहुत अच्छी तादाद में गया और उसका उनको फायदा मिला। तो ये तो चीज़ वहाँ पे भी होगी, लेकिन अब ये सब होने के बावजूद बीजेपी को बाकी चीज़ों में सुधार करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि केवल मुस्लिम वोट जाने से महाराष्ट्र की, लेकिन प्रकाश जी में एक और पूरा चीज़ है ना, परिवर्तन महाराष्ट्र का हो आपने जिक्र किया, तो अब इस नतीजे के बाद पहले लग रहा था कि अगर सरकार बना लेती गाँव तो अपर हैंड रहता उनका महाराष्ट्र में, लेकिन अब उनको क्षेत्रीय दल, चाहे वो शरद पवार हो चाहे उद्धव ठाकरे के आगे, उनको थोड़ा सा झुकना पड़ेगा कांग्रेस को। और जो गलती हरियाणा में की, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। और ये झारखंड में भी असर दिखाएगा, झारखंड में भी होगा और महाराष्ट्र में भी होगा। और कि ये जो कांग्रेस उत्तर प्रदेश के का जो उपचुनाव upper में end 10 हो सीटों रहा था, पर, कांग्रेस का जो अपर एंड हो रहा था वो फिर से डाउन हो जाएगा। और जो उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अभी कांग्रेस ही कह रही उत्तर थी कि प्रदेश में हमको आधी समाजवादी सीटें पार्टी- चाहिए 10 में हाँ, से, तो अब वो संभव नहीं हो पाएगा। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस, अगर कांग्रेस को अपना भविष्य, तो उसको अपनी पहले तो सबसे पहले ये जो लोकसभा चुनाव में जो 99 के फेर में फंसी है, उस उत्साह पे काबू पाना होगा।
और मुझे लगता है कि उसके बाद में उन्हें वास्तविकता के धरातल पे वो जब जाएंगे तो उन्हें लगेगा कि भी उन्हें आगे बढ़ने में बहुत सारे टेकों की जरूरत है। वो किसी को टेका देने लायक स्थिति में नहीं है, लेकिन क्षेत्रीय दल या क्योंकि जम्मू कश्मीर के नतीजे भी यही बता रहे हैं ना यार, कांग्रेस को हम देख रहे हैं 7 सीटें मिलती नजर आ रही, जिसमें जम्मू और कश्मीर दोनों जगह वो लड़ी है। और जबकि ज्यादा जोर उन्होंने प्रकाश जी जम्मू पर दिया था कांग्रेस ने इस बार। हाँ, लेकिन जम्मू के अंदर आप देख रहे हैं कि बीजेपी को पिछली बार से 3 सीटें ज्यादा है। लेकिन कांग्रेस तो यहाँ भी मतलब अगर इतना अच्छा था तो बहुत ज्यादा उनको फर्क नहीं पड़ा। कांग्रेस की स्थिति में कांग्रेस के ऊपर वहाँ के लोग भी बेसिक चीज वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस थी और पीडीपी। तो पीडीपी बिल्कुल आप देख रहे हैं कि बिल्कुल धरातल, तो खुद महबूबा मुफ्ती की बेटी चुनाव हार गई, तो कुल 2 सीटों पे है। तो इसलिए वहाँ पे आप कह सकते हैं कि कांग्रेस प्लस है। और इन ऑल जो देखेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर, बाकी जम्मू के अंदर तो बीजेपी अपना अपर एंड है जो उसका बेल्ट कहलाता है। और कश्मीर के अंदर चूंकि यहाँ बहुत अच्छा और कर सकती थी जो उनको उम्मीद थी, 44 सीटें हैं। हाँ, तो लेकिन सिर्फ 2 ही बड़ी हैं, उनको लग रहा था कि वहाँ पे अन्य सीटें ज्यादा आ जाएंगी और कुछ ना कुछ ऐसा चमत्कार वहाँ से भी बीजेपी जम्मू से भी सबक ले सकती कि जम्मू के लोगों से उन्होंने जो वादे किए थे, जो प्रॉमिस किए थे, वो मुझे लगता है पूरे नहीं हुए। दूसरा जो कश्मीरी पंडित वाला फैक्टर है वो पूरा नहीं हुआ, तो वहाँ पे लोगों के अंदर नाराजगी इस चीज़ को भी है। लेकिन फिर भी चूंकि आप कश्मीर की तुलना में देखेंगे तो जम्मू के अंदर लोगों ने अभी भी बीजेपी का साथ दिया है बिल्कुल। लेकिन एक जम्मू से ही आशा थी बीजेपी को, उनको लग रहा था वो ऐसा है ना कि अगर घाटी और जम्मू में बराबरी की सीट है तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी एक रीजन की सारी सीटें, वहाँ भी मुस्लिम बहुत सीटें जम्मू में। लेकिन पीडीपी के साथ वही हो गया जो लास्ट में जब हमने देखा विशेष राज का दर्जा खत्म हुआ था, उससे पहले तो 2 साल तक महबूबा मुफ्ती सीएम ही रही हैं बीजेपी के सहयोग से। लेकिन बीजेपी के सहयोग से, लेकिन आप देखिए उनकी स्थिति क्या हो गई। अभी 2 दिन पहले ही एक बयान आया था जब एग्जिट पोल आया कि यदि कांग्रेस को और नेशनल कॉन्फ्रेंस को यदि कुछ सीटें कम पड़ेंगी तो पीडीपी समर्थन दे देगी बीजेपी को रोकने के लिए। इसमें भी एक सबक सीखा है ये, इसमें ये है कि सारी पार्टियों में केवल पीडीपी सबसे मुखर थी 370 के खिलाफ। वो सबसे ज्यादा नुकसान उसको हुआ, ये और भी एक सबसे ज्यादा उसको पार्टी को नकार दिया। इसका मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को समझ में आ गया कि 370 नहीं हट सकती है, अब जो है उसके साथ आगे बढ़ना है। उसके पक्ष में भी नहीं है। हाँ, तो कांग्रेस ने भी तो कहा था 370 नहीं, कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि हटा। उन्होंने कहा था पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करेंगे, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपने सुर थोड़े लचीले किए थे उस पे। लेकिन केवल महबूबा मुफ्ती थी जो सबसे ज्यादा मुखर होकर बोल रही थी। लेकिन आप देखिए वो खुद चुनाव नहीं लड़ी है, उन्होंने अपनी बेटी को आगे बढ़ाया, लेकिन वो बेटी भी चुनाव हार गई है। इसका मतलब ये है कि जो जिस उम्मीदों के साथ पीडीपी गई थी या जेजेपी को जो पिछली बार हमको लगा। चलिए हरियाणा से एक बड़ी खबर आ गई है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी चुनाव जीत गए। सीएम नायब सैनी के आवास के बाहर आतिशबाजी हो रही है। लाडवा से सीएम नायब सिंह सैनी चुनाव जीत गए हैं। खुशियां मनाई जा रही हैं, आतिशबाजी हो रही है। सीएम के बाहर, सीएम आवास के बाहर आतिशबाजी की जा रही है। तो मुख्यमंत्री भी जीत गए। पहले वो शुरुआत में पिछड़ रहे थे और चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं और चौथी सीट से लड़ रहे हैं। उनके बारे में ये भी हर बार अलग सीट। देखो अब बीजेपी वहाँ पे 51 सीटों को 50 को पार कर गई, यानी अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल कर दी। बिल्कुल, और उन परिस्थितियों में जब 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी का दावा किया जा रहा था, सारी परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं थी, लेकिन उन्होंने परिस्थितियों को अनुकूल किया। मैं फिर एक बार बात को दोहरा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं लोगों ने जो मोदी वाला फैक्टर है उसको भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बीजेपी के पक्ष में वोट किया। बिल्कुल, कि अगर हरियाणा में भी बीजेपी हारती चुनाव। उन्होंने जो राहुल गांधी के बयान भी देखे होंगे ना 6 महीने में, जो 99 सीटों के बाद जो उनका एटीट्यूड था कि हमने 56 सीने को कम कर दिया है, हमने उनको डरा दिया है। जो अभी अली नवीज ने जो टिप्पणी की है कि मोहब्बत की दुकान में नफरत बेच रहे हैं, तो मुझे लगता है कि लोगों को ये बात समझ में आई है हरियाणा में। ये भी उसका एक फैक्टर हो सकता है, कई सारे फैक्टर हैं, लेकिन एक फैक्टर उसमें राहुल गांधी का एटीट्यूड भी हो सकता है। नरेंद्र मोदी का एटीट्यूड यदि पूरे देश के चुनाव में असर कर गया था, तो राहुल गांधी का एटीट्यूड अब आगे आने वाले राज्य विधानसभाओं के चुनाव में एंटी कांग्रेस के लिए एंटी असर कर सकता है। और एक और चीज है ब्रजेश जी, हमने देखा हरियाणा में जो खट्टर जी थे उनके व्यवहार को लेकर शिकायतें थी, क्योंकि वो जो प्रकाश जी ने भी कहा कि रूखे आदमी थे, संघ से आए थे, पब्लिक कनेक्शन हो सकता है जो एंटी इनकम्बेंसी हो उनके हटते से ही खत्म हो गई हो। लेकिन नायब सिंह सैनी के बारे में ये था कि वो साइकिल में चलते थे,
वो अपने गांव के लोगों का, मैंने उनके कई सारे किस्से पढ़े कि कोई आदमी उनको रात को फ़ोन लगा देता था तो वो मुख्यमंत्री रहते हुए फ़ोन सुनते थे, लोगों से मिलते थे। और इसके अलावा जो उनका प्रोफाइल रही है कि साइकिल से चलते थे, और उस संघ के दफ्तर में केवल इसलिए उन्होंने काम करना स्वीकार किया कि वो उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी, तो कम से कम 2 टाइम उनको खाने को मिल जाएगा, बाद में उनको कंप्यूटर चलाने का काम मिला। तो ये भी एक बीजेपी के क्योंकि कहा ही जा रहा था कि पब्लिक कांग्रेस को जिता रही है और कार्यकर्ता बीजेपी को हरा रहे हैं, लेकिन उल्टा हो गया कि कार्यकर्ता तो धरे रह गए बीजेपी के, लेकिन पब्लिक ने कांग्रेस को हरा दिया, ये कह सकते हैं। क्योंकि हर एक क्षेत्र में उन्होंने इसमें सुधार करिए कि कार्यकर्ता नहीं धरे रह गए, नेतृत्व बदलने के साथ शायद कार्यकर्ता भी संतुष्ट हाँ, ये भी हो सकता जो है। नायब सिंह सैनी का व्यवहार आप बता रहे हो, तो मुझे लगता है कि जो कार्यकर्ता खट्टर से नाराज था सैनी के आने के बाद और रिस्पांस मिलने के बाद, उसे वो भी बदल गया। जनता के अंदर तो कई सारे फैक्टर्स काम कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि एक जो डेवलपमेंट वाला जो इशू है, तो बीजेपी की सरकार है इस मामले में, हम पिछले अतीत की कांग्रेस सरकारों को देखेंगे, उसकी तुलना में बीजेपी की सरकार है इस मामले में बहुत आगे है, चाहे वो सेंट्रल की सरकार हो चाहे स्टेट की सरकार है। लेकिन प्रकाश हम जी, अपने लेकिन मध्य प्रकाश जी, प्रदेश एक और सवाल इसलिए खड़ा होता है कि इस परिणाम के बाद जो किसान आंदोलन डबल से शुरुआत होने वाली थी, क्या उस पर भी असर पड़ा? क्योंकि हरियाणा, उत्तर प्रदेश का किसान बेल्ट और पंजाब, किसान आंदोलन एक बहुत सीमित दायरे में ही देख रहे हैं हम पूरे देश के अंदर। तो पंजाब हरियाणा दो, तो वो तो अभी भी होगा। और मतलब चूंकि पंजाब के अंदर वो वहाँ पे किसी की भी सरकार बन जाए, वहाँ का किसान यदि ताकतवर है, समृद्ध है और वो अपनी समृद्धि की उसी के लिए लड़ाई लड़ रहा है, उसको पूरा किसानों के उससे मतलब नहीं है। वो किसान आंदोलन ऐसा नहीं जिसके अंदर पूरा देश का किसान शामिल हो, वो पंजाब और हरियाणा के किसानों का आंदोलन है। एक तरह से देखा जाए थोड़ा सा पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी अब शांत हो गया। बिल्कुल राकेश लेकिन की एक और भी चीज़ अब है मतलब प्रकाश जी, ब्रजेश ने कहा, उसी को आगे बढ़ाता हूँ। पहलवान, जवान और महिलाओं की बात हो रही, तो जो अग्निवीर को लेके बीजेपी की चिंताएं थी और जो एनडीए के सहयोगी आवाज उठा रहे थे, क्योंकि हरियाणा में तो हम देख रहे हैं कि हर घर में फौजी मिल जाएगा, पहलवान मिल जाएगा, लेकिन बीच चुनाव में बीजेपी ने अपनी रणनीति बदली थी। अमित शाह का बयान आया था, उन्होंने 2 चीजों के लिए भरोसा किया ना उन्होंने। हाँ, लोगों ने भरोसा किया ना, बीजेपी पे भरोसा कर सकते हैं लोग, ये भी इससे हुआ। उन्होंने कहा कि हम उनको पेंशन्स वाली नौकरी देंगे अग्निवीर को, बिल्कुल। तो सबसे बड़ी के उनको एक भविष्य की सुरक्षा का पूरा आश्वासन बीजेपी के नेताओं ने दिया, जिसमें अमित शाह ने भी बोला और नरेंद्र मोदी ने भी बोला। तो मुझे लगता है कि उस पर जो लोग सेना में शामिल हुए हैं तो उनको भी भरोसा हुआ। दूसरी बात, उन्होंने बीच ही चुनाव में कहा कि हम नौकरियों में भी सबसे ज़्यादा आरक्षण अग्निवीर को देंगे, तो उसका भी असर मुझे लगता है कि हुआ है। और अगर ऐसा करते हैं तो जो लोग 4 साल अपनी देश की सेवा दे रहे हैं तो हम उन पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल देश को ये उनके लिए करना भी चाहिए। अच्छा, हरियाणा के चुनाव परिणाम का असर निकट भविष्य में दिल्ली की सियासत पर भी पड़ेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने बीच चुनाव में इस्तीफा दिया, माना जा रहा था कि हरियाणा में इसका असर होगा। आम आदमी पार्टी एक बड़ा फैक्टर भी मान सकते हैं हम रही। आम आदमी पार्टी वोट काटू फैक्टर तो हरियाणा में सिद्ध होगी, ये जब इसका पूरा हम फाइनल विश्लेषण करेंगे बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर वो वोट काटू फैक्टर तो साबित होगी। क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ मिल के लड़ती तो शायद बीजेपी को और मुश्किल होती, लेकिन हम देख रहे हैं लार्ज हो सकता है, लेकिन सरकार बना ले जाती है यदि लड़ती भी, तो ऐसे आसार दिख रहे हैं क्योंकि जो परिणाम आ रहे हैं। ये एक बात की बात होती, लेकिन अभी हम देखें कितनी सीटों पे कितनी निकट की फाइट में बीजेपी जीती है और आम आदमी पार्टी कितने वोट ले गई है, कितने वोट ले गई है। तो जब ये सारी एनालिसिस, लेकिन एक और चीज है ना जो आप कह रहे हैं कि पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार और उससे इलाके जो लगे हुए हैं, हरियाणा आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा नहीं किया। जो शहरी क्षेत्र लगा हुआ दिल्ली एनसीआर से, पंजाब वाला हिस्सा हो चाहे वो दिल्ली वाला हिस्सा, उस पूरे इलाके में, उस पूरे जीटी रोड बेल्ट में बीजेपी ने बहुत अच्छा किया है। और दूसरा, जबकि लोकसभा उतना अच्छा नहीं किया। इसका मतलब है कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली के लिए, आम आदमी पार्टी को भी अपनी रणनीति में फिर से विचार करना पड़ेगा। देखिए, अब हरियाणा, पंजाब और दिल्ली एक तरह से आप मान सकते हो कि तीनों एक ही है। दिल्ली भी जो है मतलब देश की राष्ट्रीय राजधानी है, उसी का हिस्सा लेकिन वो उसको पंजाबी कल्चर भी उतना ही है, हरियाणवी कल्चर भी उतना ही है, वहाँ पे दोनों ही उससे लगे हुए हैं। तो निश्चित तौर पे जो अगला विधानसभा दिल्ली का होगा, वहाँ पे हरियाणा के चुनाव का 100% असर होगा। तो हरियाणा के चुनाव का असर तो होगा दोनों ही जगह, लेकिन जो जम्मू कश्मीर की हम बात कर रहे थे, वहाँ पे एक और पार्टी इंजीनियर राशिद की आवामी इत्यादि पार्टी भी मैदान में थी, जिससे बहुत सारी उम्मीदें थी मनोज जी उसे लोगों ने एक और मैसेज दिया। हाँ, उस पर लोगों ने एक और मैसेज दिया कि लोग अब उग्रवाद को भी पसंद नहीं करेंगे। जो उग्रवादी ताकतें हैं, जो देश विरोधी ताकतें हैं, जिनको हिंदुस्तान से कष्ट है, जो पाकिस्तान के समर्थक है, उनको भी उनने नकारा है। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस में फारूक अब्दुल्ला गाए बगाए कुछ ऐसा बोल देते हैं,
अदरवाइज नेशनल कॉन्फ्रेंस को कश्मीर के लोगों की स्वीकारोक्ति है। और दूसरी बात है कि देश की राजनीति में भी उनकी स्वीकारोक्ति, वो बीजेपी के साथ भी रहे, वो कांग्रेस के साथ भी रहे, तो राष्ट्रीय स्तर पे वो किसी न किसी दल के साथ रहे हैं जिनको हम संदेह से परे रख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे जो उग्रवादी राजनीति उनको भी बिल्कुल यासीन मलिक और उनकी पार्टी चुनाव लड़ी, आप देखिए उनको नकारी दिया ना कई सारे लोग। और ये तो AIP की बात कर रहे हैं हम, तो ये तो 34 सीटों पे लड़ी थी, बड़ा फैक्टर माना जा रहा था कि इसमें मैक्सिमम निर्दलीय लोग हैं। उसमें गुलाम नबी आजाद की पार्टी के भी हो सकते हैं, इंजीनियर रशीद की, बीजेपी ने कई सारे लोगों को वहाँ समर्थन दिया। तारिक आमी है जो कम्युनिस्ट पार्टी के इकलौते विधायक है, 3-4 बार से चुनाव जीत रहे हैं संभवतः, क्योंकि पहले पीछे चल रहे थे वो, फिर आगे हो गए, तो हो सकता है वो भी हो सकते हैं इसमें। और बीजेपी ने भी मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं घाटी में कई सारे, तो ये देखना होगा उनको कितना वोट मिला है। अगर उनको वोट शेयर अगर डबल डिजिट में आ गया मान लीजिए, तो ये बीजेपी के लिए अच्छी बात है कि वो जहाँ भी जाती है वो ऐसी रास्ता बनाती है। हरियाणा में भी जब पहले वो उन्होंने ऐसी रास्ता बनाया गठबंधनों के साथ, कभी बंसीलाल के साथ, कभी देवीलाल के साथ, आंध्र प्रदेश में ऐसी बनाया। इधर की बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश के उदाहरण देख लो। हाँ, कि विंध्य में बीजेपी बहुत कमजोर होती थी, बाहर से लाला के विंध्य में आज बीजेपी सबसे ज्यादा मजबूत। समाजवादी जितने थे वो सब समाजवादी, कांग्रेस के कई सारे लोगों को उन्होंने लिया और अपने आप को मजबूत किया है। ग्वालियर चंबल बेल्ट में भी देखेंगे तो कई सारे समाजवादी बीजेपी से जुड़े, महाकौशल में जुड़े, बुंदेलखंड में जुड़े। तो मालवा को छोड़ के बीजेपी के जो भी कमजोर क्षेत्र थे वहाँ बीजेपी ने सबको अपने साथ जोड़ के और लंबा साथ चलाया सबका। बिल्कुल। लेकिन अब जम्मू कश्मीर की सियासत में क्या अंतर दिखेगा, क्योंकि एक तो वो केंद्र शासित प्रदेश है, क्या वैसे टकराव देखने को मिलेंगे जैसे दिल्ली में या उसमें, क्योंकि सरकार तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस की बन रही है। सीमावर्ती राज्य तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे कोई केंद्र सरकार बहुत ज्यादा ऐसा खिलवाड़ करेगी अब, चूंकि लेकिन वो केंद्र शासित प्रदेश ही रहेगा, वो पूर्ण राज्य का दर्जा उसको नहीं मिलेगा। या बीजेपी वहाँ पे सरकार बना रही होती तो हो सकता है मिल जाता, तब भी उम्मीद नहीं थी। तब भी उम्मीद नहीं थी, चूंकि बीजेपी ने ही उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया है। और चूंकि बिल्कुल एकदम सीमा का हमारा, हम कह सकते हैं कि सीमा पे भी एक ऐसा प्रदेश जहाँ सबसे ज़्यादा अलगाववाद की संभावना, आतंकवाद की संभावना है। और बीजेपी के इन 10 सालों में अगर आतंकवाद पूरे देश से हटके वहीं तक सीमित होकर रह गया तो ये भी वहाँ के लोगों ने भी देखा होगा। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे ये सारी चीज़ें भी इन चुनाव में फैक्टर है। एक और दिलचस्प आंकड़ा आया है मनोज जी कि जिन 12 सीटों पर राहुल गांधी ने चुनावी रैलियां की थी उनमें बमुश्किल 8 पे पीछे चल रही है अभी भी कांग्रेस, मतलब बहुत कम जीती हैं। तो राहुल गांधी जो एक बड़ा करिश्माई नेता बनकर उभरे थे उस यात्रा के बाद, जो कांग्रेस कह रही थी, दावा कर रही थी, मुझे लगता है कि ये मीडिया बना देता है। देखिए शाम होते होते तक भूपेंद्र हुड्डा के नाम पे पर्ची फट जाएगी कि उन्होंने प्रत्याशी चयन गलत किया, उन्होंने मनमानी राहुल गांधी का कोई दोष उसमें राहुल गांधी को बचाने पूरी कांग्रेस आ जाएगी। हो सकता है हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, वो पहले कहेंगे कि देखिए ईवीएम की गड़बड़ी थी, जो हम जीत सकते थे, प्रशासन ने हमको हरा दिया है और राहुल गांधी के नेतृत्व में बहुत अच्छा किया है, कांग्रेस में चालू हमारी सीटें बढ़ी है, हमारा वोट शेयर बीजेपी से ज्यादा है। ये तमाम सारे जुमले हमको लगता है 3 बजे के बाद से सुनाई देने लग जाएंगे। चलिए जुमले जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन अब बयान धड़ाधड़ आ रहे हैं। और बीजेपी आ रहा हूं प्रकाश जी, मैं आपका बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा का भी बयान आ गया है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम उत्साहजनक हैं, कह रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जीत पर बधाई देता हूं। अमित शाह की कुशल रणनीति का हिस्सा है ये सब कुछ। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अथक मेहनत की। हरियाणा के अंदर आज जो जीत है उसमें किसानों ने भी अपना आशीर्वाद दिया है। BD शर्मा कह रहे हैं किसानों का आशीर्वाद भी मिला है, गरीबों ने भी भरपूर आशीर्वाद दिया। क्या कुछ कह रहे हैं सुन लीजिए। आज हरियाणा के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर जो चुनाव परिणाम आए हैं ये अत्यंत उत्साहजनक हैं और ये हरियाणा की जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की जीत है और अमित शाह जी की कुशल रणनीति का हिस्सा है। माननीय नड्डा जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारा पूरा नेतृत्व, एक अथक मेहनत और परिश्रम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो हरियाणा के अंदर हुआ, और मैं ऐसा मानता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास और गरीब कल्याण को हरियाणा की जनता ने आशीर्वाद दिया है। हरियाणा के अंदर आज जो जीत है उस जीत में खिलाड़ियों ने भी आशीर्वाद दिया है, उस जीत में किसानों ने भी आशीर्वाद दिया है
और उस जीत में गरीबों ने भी प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद दिया, इसलिए इतिहास बनाए। जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो हम परिणाम देख रहे हैं, जो ट्रेंड्स हैं, कि भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छा परफॉर्मेंस जम्मू कश्मीर के अंदर भी किया है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये जनता का अथाह विश्वास है। दिलचस्प बयान आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं और दिल्ली से भी आ रहे हैं। प्रकाश जी, गौरव भाटिया कह रहे हैं कि जलेबी फैक्ट्री में नहीं बनती, मेहनती हलवाई की दुकान में बनती है। जनता ने जवाब दे दिया। देखिए यार, आज सबसे अच्छा ट्वीट तो मेरे को नरेंद्र सलूजा का लगा जलेबी को लेके, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो सुबह रुझान आए थे तो उसके बाद जीतू पटवारी ने शायद प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जलेबियों का इंतजाम कर लिया था, जलेबी की दुकान, जलेबी बना भी रहे थे। तो उन्होंने नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट किया था, वो अगर आपके पास हो तो आप बता सकते हो उसको। तो मुझे लगा वो इंटरेस्टिंग था कि आप जलेबी बना रहे हो, राजनीति कर रहे हो। देखना मन होगा नरेंद्र सलूजा का ट्वीट उसमें। लेकिन अब जो श्रेय की बात कर रहे थे ना आप, जो हमारी बात बीच में रह गई थी, मैंने आपको टोक दिया था कि ठीकरा फोड़ा भी जाएगा अब कांग्रेस में। बीजेपी ने तो बता रहे हैं कि बीजेपी के नेतृत्व उसकी वजह से उन्होंने बड़े जो आखिरी लाइन है जो आपने कहा ना प्रकाश जी, उसमें लिखा है कि जलेबी तो ऐसे बनती है, पार्टी गई तेल लेने के बाद अब राहुल गांधी गए फैक्ट्री में जलेबी ले, जो उसकी पंच लाइन है। तो ऐसे दिलचस्प बहुत देखने को मिलेंगे सोशल मीडिया पे। उन्होंने ये भी लिखा है कि जो बाहर कांग्रेसी जलेबी बना रहे हैं वो ये बता रहे हैं राहुल गांधी को कि जलेबी फैक्ट्री में नहीं बनती, ऐसे बनती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो ये राहुल गांधी की जो समझ है, मतलब बहुत आश्चर्यजनक था कि जलेबी की फैक्ट्री से 50,000 और फिर वो विदेशों में भी जाएगी, और कांग्रेसी उसको यहाँ पे गाँव में जलेबी बनती है, बिल्कुल। और एक ही शहर में 10 जगह जलेबी बनती है। तो अगर राहुल गांधी को ये सब चीजें भी नहीं पता है तो मुझे लगता है कि वो मालवा गए हैं वो तो एक मोहल्ले में 10 जगह मिल सकते हैं। जहाँ भी जा रहे हैं उन्हें अब तो अभी हिंदुस्तान को बहुत कुछ सीखना। कल ही का उदाहरण प्रकाश जी, वो एक दलित क्या गए महाराष्ट्र में और वो ये बता रहे हैं कि मैं ये बताना चाहता हूँ दलित का किचन कैसा होता है। तो वो फिर अपने खड़गे जी क्या चले जाते हैं। चूल्हा होता है बेचारे का, किचन क्या होता है उसका, एक टपरे के नीचे चूल्हा होता है। ये असल में जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो वामपंथी जिन्होंने आज की तारीख में कांग्रेस पे कब्जा किया है, वो उन्हें नई नई चीजें सिखा रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता जो चीजें आदमी जमीन पे सीखता है, तो राहुल गांधी कभी जमीन के नेता रहे नहीं, क्योंकि उसी में है ना ब्रजेश जी। प्रकाश जी वो ये कह रहे हैं कि मैंने उस दलित क्या, हमने चने की भाजी बनाई, बैगन की सब्जी बनाई और दाल। अगर एक दलित आदमी है, हिंदुस्तान का एक आम आदमी अगर 2 सब्जी एक दाल खा रहा है तो और उससे अच्छे दिन क्या चाहिए। अगर आप दाल 170 रुपए किलो की आरोप है और अगर वो दाल खा रहा है, 2 सब्जी रोज खा रहा है एक समय में, उससे अच्छा क्या है। तो राहुल गांधी को अभी जमीन पे हिंदुस्तान को समझने में बहुत लंबा समय लगेगा, और हिंदुस्तान की राजनीति तो मुझे लगता है उन्हें कांग्रेसी भी नहीं समझने देंगे। देखिए हरियाणा में भले ही कुछ ना हुआ हो, एक अच्छी एंटी इनकम्बेंसी को अगर आप लोगों के गुस्से में नहीं बदल सकते हो तो इसका मतलब है कि आपको राजनीति करना ही नहीं आती। और अभी ये तो उदाहरण हमने मध्य प्रदेश में भी देखा। जी। ये उदाहरण हमने मध्य प्रदेश में देखा 15 साल बाद 2018 में एंटी इनकम्बेंसी शिवराज सिंह चौहान की सरकार के खिलाफ, और आप सिर्फ 114 सीटें ला पाए, यानी बहुमत से भी 2 सीट तब दूर रह गए। उसके बाद सत्ता पलटी, तब फिर आप दोबारा वापसी नहीं कर पाए, सारी सीटें वहां पे बीजेपी जीत 2003 की स्थिति में आ गए वापस। फिर आप 2003 की स्थिति के अंदर घूम फिर के आ गए। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को तो अभी हाल अब सत्ता की राजनीति से हटके संगठन के बारे में आत्ममंथन करना चाहिए, संगठन को मजबूत करने के बारे में। और जो जमीन से कटा हुआ संगठन है, जमीन से कटे हुए नेता हैं जो हिंदुस्तान की वास्तविकताओं को नहीं समझते हैं, तो मुझे लगता है पहले तो वो उसको समझें और फिर उसके बाद चुनावी राजनीति लेकिन प्रकाश जी एक चुनाव जीतते हैं उसको मॉडल बना लेते हैं। जयराम रमेश पहला बयान दे रहे हैं कि चुनाव आयोग नतीजे धीरे बता रहा है, या तो बदल तो सकता नहीं, धीरे ही बताता है। जब तक उनके पास कलेक्टर से आंकड़े नहीं आएंगे तब तक वो नहीं देते। टीवी चैनल अपने रिपोर्टर के आधार पे बताते हैं और चुनाव आयोग अपने तरीके से बताता है। लेकिन अधिकृत तो तभी होता है ना जो चुनाव आयोग की मोहर लगाते हैं कि उस काउंटिंग में उनका एजेंट बैठा पार्टी का, वो वहां से तो शिकायत आ नहीं रही है, प्रत्याशी शिकायत कर नहीं रहा है कि साहब ये इसमें गड़बड़ कर रहे हैं। जयराम रमेश दिल्ली में बैठ के कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की वेबसाइट धीरे चल रही है, उसमें अपडेट नहीं आ रहा है। ये जो आरोप है ये बता रहे हैं ना, क्योंकि कि कांग्रेस अब कहाँ जा रही। दूसरा, हाल के वर्षों में हम देखें जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं, कांग्रेस दोबारा से सत्ता में नहीं आई है। छत्तीसगढ़ देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, हरियाणा में उम्मीद थी, उसके हालात देख लीजिए। तो ये तमाम सारे राज्य उदाहरण हैं कि जो पहले बीजेपी के बारे में कहते थे
कि वो सरकार चलाना नहीं जानती, लेकिन वो लेकिन एक बार प्रकाश जी, जब वो जम जाते संगठन पे हैं। ध्यान कहाँ देते हैं? उनको देना चाहिए कि विपक्ष में तो संगठन देखिए, मजबूत देते करें। नहीं चाहे है। मध्य प्रदेश की बात कर लो, अब तक कार्य समिति देखिए नहीं देते बनी नहीं है। है। मैंने अभी हाल एक बात और भी कही थी कि बीजेपी और कांग्रेस का जो अंतर था कि बीजेपी ये सब चीज़ें कर सकती है कि वो संगठन पे ध्यान दे सकती है, अपनी कमजोरी को सुधार सकती है, अपनी गलती को दूर कर सकती है, क्योंकि उसकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत मजबूत है। और दूसरी बात है कि बीजेपी जो गलती कर रही थी कि अपने केंद्रीय नेतृत्व को टोटली मतलब कि वहाँ पे भी एक आला कमान संस्कृति पनप रही थी। वो आला कमान आरएसएस रहे तो बीजेपी के लिए हमेशा अच्छा, लेकिन वो आला कमान यदि नरेंद्र मोदी या अमित शाह या जेपी नड्डा तक में कन्वर्ट हो जाएगा तो बीजेपी को नुकसान होगा, क्योंकि बीजेपी जितने स्वाभाविक लीडरों को साथ में लेके चलेगी, जनता से जुड़े जितने लोगों को साथ में लेके चलेगी, बीजेपी का राजनीतिक ग्राफ बढ़ेगा। और बीजेपी यदि केंद्रीकृत होगी तो वो कांग्रेस के रास्ते पे जाएगी। उसका असर धीरे धीरे दिखता है। कांग्रेस को भी हमने देखा बहुत साल तक, लंबे समय तक सत्ता में रही, लेकिन उसका हाथ धीरे धीरे जब वो जीतती रही तो सब अच्छा था। तो वो हाँ, जब तक आप जीतते रहते हो तब तक सब अच्छा है। जैसे अब हारने लगते हो तो फिर उसके आपको बाद समझ में आता उनके है कि नेता का करिश्मा खत्म हुआ। इंदिरा गांधी के बाद, राजीव गांधी के बाद नेता का करिश्मा खत्म हुआ और कांग्रेस को हम देख रहे हैं कि वो 140, 141 बहुत 222 सीटें 2009 में ला पाए थे। बिल्कुल। 240 के एक बाद और दिलचस्प 222। खबर आ रही है प्रकाश जी कि जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का भी खाता खुल गया है। बिल्कुल एक सीट उन्होंने डोडा जीती है, से डोडा आम में। आदमी पार्टी के उम्मीदवार महराज मलिक चुनाव जीत गए। ये इसका जम्मू क्या में- गणित है और इससे क्या समझते हैं कि कुछ जम्मू नहीं, कश्मीर में भी आम आदमी पार्टी बढ़त आम आदमी पार्टी की बढ़त नहीं, एक सीट जीत गई वो ठीक है। वो एक उम्मीदवार एक उम्मीदवार का भी अपना इम्पैक्ट होता है। और अब जम्मू में जीता, वो भी उम्मीदवार जम्मू में जीता, क्योंकि ऐसा 84 हुआ था, 2 ही उम्मीदवार बीजेपी की 2 सीट जीती थी, एक दक्षिण भारत में जीती थी, और एक पश्चिम में गुजरात में महसाणा। चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा की जुलाना सीट से कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई है। विनेश फोगाट जीत गई हैं। चर्चित नाम है, जो चर्चित इस सीट से ही नहीं, इससे पहले भी खेल के कारण चर्चित हुई थी और कांग्रेस में बड़ा दांव चला था। 6000 से अधिक वोटों से विनेश ने जीत दर्ज की है। हरियाणा की जुलाना सीट से उम्मीदवार थी, मुद्दा बनाया था कांग्रेस ने, हालांकि प्रदेश में उतना असरकारक नहीं हुआ, लेकिन विनेश फोगाट जीत गई। प्रकाश जी, इस जीत को कैसे देखते हैं आप? कि अच्छा वो ओलंपिक में रह गई थी, गोल्ड जीत थोड़ा रहे दर्द थे। कम हो जाएगा। हाँ, तो वो थोड़ा कम हो जाएगा। दूसरी बात ये कि विनेश फोगाट एक स्पोर्ट्स पर्सन के तौर पे चुनाव जीती हैं। वो लोगों ने उनको समर्थन किया, उनकी जो लड़ाई थी उसको लेके समर्थन किया, जो भी सारी चीज़ें हैं। लेकिन विनेश फोगाट का चुनाव जीतना अच्छा है खिलाड़ी के तौर पे। कांग्रेस के लिए मैं नहीं बोलता, लेकिन एक खिलाड़ी के तौर पे अगर वो आई थी तो लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया और 6000 के मार्जिन से वो चुनाव जीती। तो कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं था कि उनके प्रति जन समर्थन उमड़ पड़ा। बिल्कुल। वहाँ पे जातिगत समीकरण से लेके सारी चीज़ें, लेकिन जो पहलवान वाला फैक्टर है, ये है, तो वो पूरे हरियाणा में कहीं ऐसा असर नहीं हुआ उसका। तो हरियाणा की जनता ने समझ लिया है क्योंकि कि सिर्फ जो सियासत हो रही है। जिस गांव में उनका ससुराल है, यहाँ उसके लोगों का ये कहना था कि ये तो बरसों से शहर में बस गए हैं, यहाँ तो केवल इनका पैतृक गांव है। और पहली बार लेकिन ये कि जुलाना सीट से कोई महिला उम्मीदवार जीती आज़ादी के बाद, ये एक बड़ी ये बात भी है। एक बड़ी बात है। तो वो इसका स्वागत किया जाना चाहिए कि विनेश भी जीत गई, महिला भी जीत गई और एक खिलाड़ी भी हो जीत सकता है वो विधानसभा खिलाड़ियों चलिए, की आवाज तो इस उठाए। चुनाव परिणाम में हरियाणा के और जम्मू कश्मीर के बहुत सारे सबक छिपे हैं। वो बीजेपी के लिए भी हैं, कांग्रेस के लिए भी हैं, आम आदमी पार्टी के लिए और अन्य दलों के लिए भी। अब वो कितना सबक लेते हैं, कितनी अपनी रणनीति में बदलाव करते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल सत्ता के महासंग्राम इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।